मेरा पर बात शुरू करने से पहले तीन भौगोलिक संज्ञाओं, तीन सांस्कृतिक संज्ञाओं की जानकारी आपको देनी चाहिए, नहीं तो बाद में चीजें समझ में नहीं आएगी आपके यहाँ कोंकण, गोवा एक क्षेत्र है, भौगोलिक संज्ञा। कोंकण एक सांस्कृतिक संज्ञा, इलाका है, उसका अपना खान पान है, उसका अपना रहन सहन है, उसकी अपनी संस्कृति है अलग से। कोई आपसे कहेगा कि कहाँ के हो, कोंकण के। कोंकण किससे मिलता है? उधर शायद गुजरात से, और इधर महाराष्ट्र से और कर्नाटक से। जिसे आप राजस्थान के नाम से जानते हैं भारत के नक्शे में, उसमें ऐसी सांस्कृतिक इलाके पहचाने कई है। एक है मेवाड़। ये शब्द बहुत ध्यान में रखिए क्योंकि बातचीत करते समय बार बार इस शब्द का जिक्र होगा। वर्तमान राजस्थान का उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला, 4 जिले। पुराने समय में इस इलाके को कहते थे मेवाड़। वो एक राज्य था, रियासत थी, जिसको बाद में अंग्रेजों के आने के बाद ऐसे छोटे छोटे रियासती राज्य। पहले मेवाड़ की जो भौगोलिक विस्तार है, एक समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा, महाराणा सांगा के साथ। ये नाम भी सुना होगा थोड़ा बहुत कहीं न कहीं। जैसे कोंकण है वैसी ही एक सांस्कृतिक संज्ञा मेवाड़। भारत में ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के राज्यों का पुनर्गठन हुआ आजादी के बाद और नामकरण हुए भाषाई आधार पर। अन्यथा इस तरह की छोटी छोटी संज्ञाएं थी। जैसे महाराष्ट्र को भी हम कुछ इलाकों में बांटते हैं, गुजरात को भी इस तरह के कुछ, जैसे सौराष्ट्र। दूसरा जो मीरा से संबंधित क्षेत्र है, इलाका है, सांस्कृतिक संज्ञा जिसको देते हैं हम मारवाड़। ऐसी ही संज्ञा है, वो भी भाषा में फर्क पड़ जाता है इन क्षेत्रों में। जब जाते हैं आप, थोड़ी भाषा बदल जाती है। जैसे कोंकण का कोई उप क्षेत्र होगा, वैसे ही मारवाड़ का एक क्षेत्र है मेड़ता। राजस्थान का नक्शा करें तो दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में मेवाड़ है, और पश्चिम में जिसको रेगिस्तान मानते हैं आप, जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़ दीजिए तो शेष सारा इलाका मारवाड़ कहलाता है, जिसमें पाली, जोधपुर ये जिले आते हैं। मारवाड़ भी बहुत पुराना राज्य है। उधर से राठौड़ों की एक शाखा आई, उसका शासन वहां पर वर्षों तक रहा। राठौड़ों की व्युत्पत्ति राष्ट्रकूट से मानी जाती। अब ये कब आए ये कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनके एक पूर्वज थे सिया, वो द्वारिका की यात्रा पर गए कन्नौज से। आते समय वो पाली में रुके। पाली एक मारवाड़ का एक जिला है। पाली के ब्राह्मणों ने उनसे अनुरोध किया कि हम यहाँ असुरक्षित है, आप यहीं रह जाइए। तो कहते हैं कि वो वहीं रहना है। इसलिए राठौड़ों के आदि पुरुष मीरा राठौड़ है, ये ध्यान रखिए। हिंदी में क्या होता है कि मीरा के संबंध में जो आरंभिक खोजबीन हुई, आरंभिक जो जानकारियां एकत्र की गई, वो सब उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में विद्वान परशुराम चतुर्वेदी, पद्मावती शबनम, सब लोग। इसलिए मीरा को समझाने में थोड़ी सी शुरुआती गड़बड़ी हुई। इसमें कुछ मतलब असाधारण नहीं है। कोई राजस्थान का आदमी उत्तर प्रदेश के किसी संत के भक्त के बारे में करेगा तो वो भी इसी तरह करेगा। सिंहा की परंपरा में राव जोधा हुए, उनके वंशज जोधा के। देखिए ये बहुविवाह का समय था। महाराणा सांगा ने, आप विद्यार्थी आश्चर्य करेंगे, 28 विवाह किए। उनके अंतःपुर में, रनिवास में 28 रानियां थी। 28 रानियां 28 क्षेत्रों से लाई गई, मतलब वहीं की नहीं है, बहुत दूर दराज के इलाकों की। बहुविवाह के पीछे भी कारण थे। ये दूसरे क्षेत्रों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने का तरीका था। मतलब आपने जिसकी बेटी ली, अगर लड़ाई होगी और युद्ध होगा तो वो आपकी मदद करने को आएगा। तो 28 रानियां हुई तो 28 क्षेत्रों की हुई। 28 क्षेत्र आपके परिजन हुए। तो राव जोधा ने भी कई विवाह किए। उनसे जो पुत्र हुए उनमें से, अब ये होता था कि जो पार्टवी, मतलब जो सबसे बड़ा होता वो तो उत्तराधिकारी हो जाता, बाकी के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। आपने मान लीजिए जोधपुर, मतलब मारवाड़ का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा लड़का हो गया, इसीलिए जोधा के नाम पर जोधपुर बसाया गया। जोधा नहीं बसाया, इससे पहले मंडोर थी। तो हुआ ये कि 2 लड़के उनके थे, एक था राव दूगा और दूसरे थे वरसिंह। क्योंकि वो छोटे थे इसलिए उनको कहा गया कि तुम मेड़ता चले जाओ। दूधा और वरसिंह मेड़ता आ गए दोनों।
मेड़ता उन दिनों बड़ा उजाड़ इलाका था। ये दोनों उस इलाके को बसाने, उस इलाके को राज्य का दर्जा देने का काम इन दोनों को दिया गया। एक और बेटा था बीका, उसको कहा कि तुम बीकानेर चले जाओ। जांगलू एक क्षेत्र था ऊपर, नाम सुना हो आप विद्यार्थियों ने, तो राजस्थान का एक इलाका है, वो वहां चला गया। मीरा दूधा की पौत्री है, दूधा उसके दादा है। मैंने इतनी भूमिका इसलिए बनाई। मारवाड़ एक स्वतंत्र राज्य है, क्योंकि मारवाड़ वालों ने दूधा को मेड़ता बसाने के लिए दिया, इसलिए जोधपुर वाले ये मानते थे, मारवाड़ वाले ये मानते थे कि ये हमारा ही उपराज्य। सारा जो कन्फ्रंटेशन है, लड़ाई है, मीरा को समझने के लिए इस लड़ाई को समझना बहुत जरूरी। अक्सर मीरा को समझने वाले उसकी कविता के आधार पर समझते हैं। कौन सा पद पढ़ा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। इसी तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं मीरा की। मीरा ने खुद कभी कुछ लिखा हो इसकी जानकारी नहीं, बल्कि हमारे सभी संत भक्त कवियों ने खुद कभी कुछ लिखा हो इसकी जानकारी नहीं। ये शुद्ध परंपरा से एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, इस तरह लोग याद करते रहे और तब से ये परंपरा चली आ रही है हमारे। तो मीरा की कविता सही मायने में मीरा की कविता नहीं है। कविता के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसमें जोड़ बाकी होता रहा हमेशा ही। आपने गाते समय आपको लगा कि आपकी ये तकलीफ मीरा से मिलती जुलती है, आपने अपनी तकलीफ भी मिला दी। आपको लगा कि आपकी ये प्रसन्नता मीरा के आसपास की है, वो उसमें डाल दिया। तो मीरा की कविता हमारे लोक की कविता भी है। आप मीरा की कविता पढ़कर कुछ भी सिद्ध कर सकते, कुछ भी सिद्ध कर दीजिए। मीरा को सगुण भक्त सिद्ध कर दीजिए, मीरा को निर्गुण भक्त सिद्ध कर दीजिए, मीरा को प्रेम, मीरा के प्रेम को दाम्पत्य प्रेम सिद्ध कर दीजिए, मीरा को पितृसत्ता के विरुद्ध सिद्ध कर दीजिए, मीरा को पितृसत्ता का समर्थक सिद्ध कर दीजिए। मीरा की कविता में आपको सब मिल जाए। इसलिए लोगों ने निष्कर्ष निकाले मीरा की कविता के आधार पे। इतिहास और समाज उन्होंने नहीं पढ़ा जो पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए मैं आप विद्यार्थियों को सबसे पहले कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा इतिहास अच्छी तरह से समझ लें। कोंकण का भी एक इतिहास होगा। आप आश्चर्य करेंगे, 16वीं शताब्दी में मीरा पैदा हुई, उसका लालन पालन हुआ। 16वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगीज आ गए। जब एक बार गोवा आया और मैं चर्च गया तो मुझे लगा कि हम अभी मध्यकाल में हैं। उस समय भारत में चर्च की मौजूदगी है, ये आश्चर्यजनक। तो मेड़ता एक राज्य बनने की प्रक्रिया में है और मारवाड़ एक सुस्थापित राज्य पहले से है। मेवाड़ एक सुस्थापित राज्य पहले से है, बल्कि मारवाड़ की तुलना में मेवाड़ एक बहुत प्राचीन, उसकी बहुत लंबी परंपरा है, बहुत लंबा इतिहास है। पीछे जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है। मेवाड़ पर शासन है सिसोदियाज का, वो राठौड़ है। बल्कि सिसोदियाज तो एक शाखा है, शासन है गहलोतों का, गुहिल कहते हैं, वो परंपरा है। हम्मीर के समय सिसोदा गांव के एक सामंत ने वापस अलाउद्दीन खिलजी के बाद, उनके बाद उस राज्य को वापस कायम किया, इसीलिए उनको सिसोदिया कहा जाता। अन्यथा ये हैं गोहिल, अपभ्रंश की भाषा में इसको यूं कहेंगे गहलोत। मीरा का विवाह कहाँ हुआ? मेवाड़। अब ये 3 राज्य हो गए, मारवाड़, मेवाड़ और मेड़ता। मेड़ता अभी राज्य बनने की प्रक्रिया में, अभी गए ही हैं दूधा वहां पर, बस यही है। बाहर से लोगों को लाके बसाया मेड़ता में उन्होंने, काश्तकारों को लाके बसाया, दूर दराज के लोगों को लाकर बसाया और मेड़ता धीरे धीरे एक राज्य बनने। कृष्ण भक्ति राठौड़ों में परंपरा से, मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि राव सिंहा द्वारका जा रहे थे यात्रा पर, इसलिए कृष्ण भक्ति मीरा को अपने पूर्वजों से संस्कार में मिली। ये ध्यान में रखिए हमेशा। कृष्ण भक्ति की वैसी परंपरा मेवाड़ में नहीं, अलबत्ता है। हमारे यहाँ लोक में हम ये विभाजन नहीं करते कि ये राम भक्त हैं, ये कृष्ण है, ये राम है। हमारे यहाँ सब भगवान है, ये शिव है, ये शास्त्र का विभाजन है। लोक में ये विभाजन नहीं। देवता है तो सभी मान्य है, सभी के यहाँ जाते हैं। मीरा पैदा हुई 1498 में, आप समझिए 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, बल्कि यूं मान लीजिए
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1504 में हुई, तो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, बल्कि 16वीं शताब्दी से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता समय के 20-25 वर्ष के अंतराल। राव दूधा के 4 लड़के थे। राव दूधा ने मेड़ता पर राज्य तो कायम कर लिया, लेकिन उनका अपने भाई, 2 भाई आए थे, वर सिंह के साथ झगड़ा हो गया। अब देखिए, मीरा का लालन पालन जिन परिस्थितियों में हो रहा है, ये परिस्थितियां थोड़ी विचित्र प्रकार। राव दूधा का पहला झगड़ा तो वर सिंह से, दूसरा झगड़ा जोधपुर वालों के साथ। जोधपुर वाले उसको स्वतंत्र राज्य मानने के लिए तैयार नहीं है अभी तक, वो मानते हैं कि हमारा ही इलाका है। राव दूधा का बेटा हुआ वीरमदेव, वीरमदेव का बेटा हुआ जयमल। राव दूधा का सबसे बड़ा बेटा है वीरमदेव, और तीसरे नंबर पे है रत्न सिंह, जो मीरा के पिता। ये ध्यान रखिए कि मीरा के पिता कोई शासक नहीं थे, ये भ्रांति हिंदी में बहुत है। मीरा के पिता तीसरे स्थान पर आते हैं, शासक हुए वीरमदेव। जोधपुर वालों के साथ झगड़ा है। इस बीच में सत्तारूढ़ हुए गांगा, गांगा को मारकर सत्तारूढ़ हुआ मालदेव, मारवाड़ में। ये एक बहुत विचित्र तरह का समाज है। इस समाज को समझे बिना आप मीरा को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। ये समाज क्या है? एक तो क्या कहते हैं आपके इधर इसको, नाक की लड़ाई, मान सम्मान है राजस्थान के बारे में, शौर्य और पराक्रम। युद्ध एक मूल्य है, शौर्य भी एक मूल्य है, जिसको आन बान शान कहते हैं। आप सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मूंछ की लड़ाई भी है कि तेरी बड़ी या मेरी बड़ी। आप इस मूंछ की लड़ाई को यूं समझें, वीरमदेव, मालदेव चाहता था कि वीरमदेव उसके अधीन रहे। वीरमदेव स्वतंत्र प्रकृति का आदमी था। रत्न सिंह का निधन हो गया और मीरा का लालन पालन किया वीरमदेव ने। ये ध्यान में रखिए हमेशा। मैं ये मूंछ की लड़ाई का एक प्रकरण आप विद्यार्थियों को सुनाता हूं, अच्छा लगेगा आपको कि कैसा विचित्र प्रकार का समाज है। लड़ाई हुई मारवाड़ और एक के बीच में, और एक हाथी था। हाथी की स्थिति वैसी थी उस समय युद्ध में जैसी जगुआर की भारतीय सेना में होती। एक औजार है युद्ध लड़ने, और हाथी होना बड़े गर्व का, बड़ा मान सम्मान की बात। हाथी घायल हुआ और घायल होकर मेड़ता पहुंच गया। अब ये जो शौर्य और पराक्रम और मंतों के वैभव का जो मिथ है, वो बाद का है। मध्यकाल में ऐसा नहीं था। उनके पास ऐसा, उनके घर में ऐसा दरवाजा ही नहीं था उनके जिसमें वे रहते थे कि कोई उसमें हाथी प्रवेश कर सके। तो जैसे तैसे हाथी को उन्होंने ले जाकर बांध दिया अपने यहाँ। अब ये कि मारवाड़ वालों ने कहा कि भाई हम बड़े हैं, हाथी तो हमको भेजो आप, हाथी तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा, बड़ा भाई है, एक उपराज्य है ना मेड़ता, तो कि हाथी हमको चाहिए, हाथी तत्काल हमको भेज दो। तो वीरमदेव ने कहा कि भाई हाथी हमारे यहाँ आ गया, हमने रख लिया, नहीं भेजते। तो उन्होंने नहीं कहा कि बड़ा मैं हूं, मालदेव ने कहा हाथी मुझे भेज दो। तो मालदेव के पिता गांगा, जो जोधपुर के शासक थे उस समय जीवित थे, उन्होंने वीरमदेव को कहा कि ये मालदेव बड़ा खराब आदमी है, भतीजा है ना, आखिर कजिन है, तो तुम हाथी उनको वापस भेज दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हाथी वापस नहीं भेजूंगा। हाथी अगर भेजना चाहिए तो आप हमारे यहाँ आके खाना खाओ। ये प्रथा है कि शासक यदि किसी के यहाँ भोजन करने जाएगा तो वो नजराने में पैसे देगा। ये प्रतिष्ठा का विषय है। शासक भोजन करने आ रहा है, मतलब एक तो आप भोजन करवाओ, उसके ऊपर उसको नजराना भी दो, पैसे भी दो। तो उसने कहा नहीं, पहले हाथी भेज दो, फिर मैं खाना खाने आ जाऊंगा। वीरमदेव भी अड़ गया कि नहीं, पहले खाना खाने आओगे तो हम हाथी दे देंगे, उस समय खाना खा लो, फिर हाथी नजराने में दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हाथी पहले भेजो। वीरमदेव ने कहा नहीं भेजते। तो चलो, मालदेव ने कहा कि ठीक है मैं आता हूं। मालदेव मेड़ता गया, उसने कहा जीमो, मतलब खाना खाओ। तो उसने कहा पहले हाथी दो। तो वीरमदेव ने कहा कि आप जीम लो, हम हाथी दे देंगे। मालदेव बड़ा क्रूर आदमी, नृशंस। क्षेत्रीय इतिहासों में कोई नृशंस शासक माना जाता है तो वो मालदेव माना जाता है। बाद में उसने अपने पिता को झरोके से धक्का दे दिया नीचे, वो मर गए और वो सत्तारूढ़ हो गया। मालदेव ने कहा कि जब मैं समर्थ होऊंगा हाथी ले लूंगा, और वो बिना खाना खाए वापस जोधपुर चला गया। गांगा जीवित थे उसके पिता, तो उन्होंने वीरमदेव को संदेश भिजवाया कि ये खराब आदमी है, तू हाथी दे दे। वीरमदेव के भी समझ में आया कि कौन रोज रोज झगड़ा करे, हाथी दे देते। उन्होंने हाथी को भेजा, हाथी बीच में मर गए।
जोधपुर राज दरबार में खबर पहुंची कि हाथी तो बीच में मर गया। राव गांगा ने कहा कि कहाँ आकर मरा, कि हमारी सीमा में आके मरा। तो गांगा ने कहा कि हाथी आ गया, फिर ठीक है। देखिए ये विचित्र प्रकार का समाज है। मालदेव ने कहा आपके आया होगा, मेरे नहीं आया। मैं जब समर्थ होऊंगा, जब गांगा मर गए, मालदेव सत्तारूढ़ हुआ, तब मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया, सब कुछ साफ कर दिया। मीरा वही थी, इसलिए मैंने इस प्रकरण का जिक्र किया। उसने वीरम देव को 12 वर्ष तक दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया और मीरा 12 वर्ष तक वीरम देव के साथ इधर उधर भटकती रही। मालदेव ने उसने शपथ ली थी कि मैं हाथी लूंगा, मतलब ये मेड़ता नष्ट करूंगा और वहां मूली का, क्या कहते हैं आपके उधर, इसको मूली कहते हैं। उसने कहा कि मैं यहाँ मूली बोऊंगा। उसने पूरे मेड़ता को साफ किया, हल चलवाया, मूली बोई और वहां से फिर जोधपुर गए। ये वो समय है जब विधवा मीरा लौटकर मेड़ता आई थी। मीरा का विवाह हुआ। अब आप सोचिए, वीरम देव रत्न सिंह का निधन हो गया, लड़ाइयां, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती थी और मेड़ता का मेवाड़ के साथ बहुत गहरा कूटनीतिक संबंध था। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें मेड़ता वालों ने मेवाड़ का साथ नहीं दिया हो। तो राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ मीरा का विवाह किया गया। ये पुरानी परंपरा। विवाह राजपूतों की 3 शाखाओं के बीच में परस्पर होते थे, या तो राठौड़ सिसोदियाओं के साथ करे, या सिसोदिया हाड़ाओं के साथ करे, या ये तीन ही ब्रांचेज है और कोई ब्रांच ही नहीं है। इसलिए मीरा के इर्द गिर्द ये 3 ब्रांचेज घूमती रहती। राणा सांगा के 3 बेटे हुए जो मेवाड़ के शासक है। मैंने कहा राणा सांगा बहुत पराक्रमी है, लेकिन देखिए ये पता नहीं, आप इधर के क्षेत्रीय इतिहासों के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अब ये तो आप तो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो सदियों से एक उपनिवेश है। लेकिन क्षेत्रीय शासकों की मुश्किल ये है कि वहां भाइयों के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष आम था। मौका लगता तो एक भाई दूसरे भाई को मारकर सत्तारूढ़ हो जाता था, और अवसर मिलता तो पुत्र पिता की हत्या कर सत्तारूढ़ भी हो जाता। राणा सांगा भी 3rd नंबर के पुत्र हैं अपने पिता के, सबसे बड़े पृथ्वीराज हैं। लेकिन आप यदि यूं कल्पना करेंगे तो राणा सांगा भी जिस तरह से सत्तारूढ़ हुए वो सही तरीका नहीं था, लेकिन वो उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी रहे। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में मुगल शासन की बुनियाद राणा सांगा के समय रखी। बाबर कहते हैं कि वो राणा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा के निमंत्रण पर ही यहाँ आया। अंतपुर, रनिवास भी राजनीति के केंद्र होते थे। राणा सांगा की एक बहुत चहेती रानी है करमेती, बाद में जिसने जोहर किया। उसके 2 बेटे हैं, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह, बाद में जिसने उदयपुर बसाया। कई रानियां हैं, उनके एक बेटा भोजराज है जो सबसे बड़ा माना जाता है, एक बेटा रत्न सिंह है जो कुछ समय के लिए, 2 लोग सत्तारूढ़ रहे मीरा के समय में। मीरा का विवाह हो गया और मीरा का दाम्पत्य जीवन बहुत छोटा सा, 5-6 साल। ऐसा कहते हैं कि 1516-17 के आसपास मीरा का विवाह हुआ। मैंने पहले कहा विवाह कूटनीतिक संबंध के लिए भी होते थे और पारंपरिक भी थे। अभी राठौड़ों के विवाह सिसोदिया में ही होंगे, और फिर आपके कूटनीतिक संबंध है। राणा सांगा और वीरम देव दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और मीरा के पिता का निधन पहले हो चुका है, मीरा का लालन पालन वीरम देव कर रहे हैं। उसका विवाह वीरम देव ने राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे के साथ किया। विवाह इस हिसाब से भी किया जाता था कि हमारा एक आदमी मेवाड़ के अंतपुर में है, हमारा एक प्रतिनिधि, वो राजनीतिक नियंत्रण भी करता है। विवाह भी बहुत, मतलब आप ये विवाह को कम लोग जानते। मैं एक रोचक वृत्तांत सुनाता हूँ। मीरा से पहले, थोड़ा पहले, देखिए मारवाड़ और मेवाड़ के बीच जो संबंध है वो भी बदलते रहे। मेड़ता के साथ तो बहुत घनिष्ठ है, मेवाड़ मारवाड़ के बीच में जो संबंध है उनका असर भी मीरा के व्यक्तिगत जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। राणा लाखा थे, मेवाड़ के शासकों को पहले रावल कहा जाता था, अमीर से पहले। अलाउद्दीन खिलजी
जो अलाउद्दीन खिलजी आया, जो पद्मिनी के नाम से आप लोग सब जानते हैं थोड़ा बहुत, अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद उसको पदच्युत करके वापस उसके शासन को जो सत्तारूढ़ हुआ अमीर, सिसोदा गांव का था, सिसोदिया हुआ, उसने अपने लिए राणा उपाधि। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मीरा के संदर्भ में, राणा सत्तारूढ़ शासक के लिए प्रयुक्त हो, जो सत्तारूढ़ नहीं होता, जैसे मान लीजिए विक्रमादित्य सत्तारूढ़ नहीं हुए या रत्न सिंह सत्तारूढ़ नहीं हुए, तो उसके लिए, जैसे मीरा का पति कभी सत्तारूढ़ नहीं, सबसे बड़ा था, लेकिन उसका किसी युद्ध अभियान में, राणा सांगा ने सबसे अधिक युद्ध अभियान किए, कहते हैं उनके घाव, शरीर पर सबसे अधिक घाव थे, उनकी एक पांव टूटा हुआ था, एक आंख फूटी हुई थी, एक हाथ में तीर लगा हुआ था। उनके विरुद्ध दरबार में षड्यंत्र हुआ और कहा गया कि भाई अब आप क्योंकि क्षत विक्षत हैं इसलिए आपको शासन करने का अधिकार नहीं है। जोधपुर वालों ने राजनीति की। रत्न सिंह की माँ जोधपुर वालों की बेटी थी। रत्न सिंह भोजराज के बाद सबसे बड़ा, भोजराज के निधन के बाद वही सत्तारूढ़ हुआ, वही सबसे बड़ा था। राणा सांगा का निधन होते ही वही सत्तारूढ़ हुआ, लेकिन शासन चला कुल 2 वर्ष लगभग, दोनों के, विक्रमादित्य और। विवाह का प्रस्ताव पुरोहित और सामंत नारियल लेकर जाते थे। नारियल गया है, इसका मतलब ये विवाह का प्रस्ताव आया, इसको समझे आप, बहुत रोचक है। नारियल भेजा है आपके यहाँ किसी ने, मतलब वो अपनी बेटी या अपनी किसी बहन के विवाह का प्रस्ताव आपके यहाँ भेजा, आप मना नहीं कर सकते। ये अपमान माना जाता उस कुल का, उस वंश का। आप उस कुल और वंश का अपमान कर रहे हैं। विवाह का प्रस्ताव, नारियल, आपको नारियल लेना ही पड़ता, और नहीं लेना तो फिर लड़ाई, युद्ध पे आ जाओ। तो जोधपुर वालों ने मीरा से पहले राणा लाखा के समय हंसाबाई का राणा लाखा के बेटे चूंडा के लिए नारियल भेजा। हंसाबाई वहां के सूरजमल की बहन थी शासक। एक समय तो मारवाड़ वालों ने मेवाड़ पर कब्जा ही कर लिया। मीरा समझने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम हिंदी में मीरा की कविता पढ़कर तय करते हैं चीजें, लेकिन केवल कविता पढ़ के चीजें तय नहीं की जानी चाहिए। तो जब नारियल दरबार में आया तो चूंडा दरबार में नहीं थे, राणा लाखा थे, बुजुर्ग थे, दाढ़ी वाड़ी सफेद थी उनकी। तो राणा लाखा ने कहा कि भाई अब मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे लिए तो अब कोई नारियल नहीं भेजेगा, चूंडा दरबार में है नहीं। दूसरे दिन चूंडा दरबार में आया, सबसे बड़ा बेटा, सत्तारूढ़ हो गया। तो कहा कि भाई कल तेरे लिए नारियल आया था। तो चूंडा ने कहा कि भाई आपने इच्छा तो व्यक्त कर दी ना, तो अब मैं विवाह तो नहीं करूंगा, उस विवाह तो आप ही को करना पड़ेगा। एक बार आपने इच्छा व्यक्त कर दी कि भाई मेरे लिए तो कोई प्रस्ताव भेजता नहीं। तो हुआ ये कि बाद में वृद्ध काय चूंडा लाखा से हंसाबाई का विवाह हुआ, और शर्त ये रखी गई कि जो बेटा होगा वही सत्तारूढ़ भी होगा। और बाद में मोकल, हंसाबाई का लड़का, मेवाड़ में सत्तारूढ़ हुआ। मोगल क्योंकि अल्पवयस्क था, उसकी देखभाल के लिए मारवाड़ वाले वहीं आकर रहने लगे और लगभग उन्होंने मेवाड़ पर कब्जा ही कर दिया। इसलिए मीरा का विवाह एक पारंपरिक विवाह भी है और एक कूटनीतिक विवाह भी है। मीरा को जो तस्वीरों में आप जानते हैं ना, वीणा हाथ में लिए हुए, पगली, प्रेम दीवानी, यही संज्ञाएं इस्तेमाल करते हैं मीरा के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मीरा का लालन पालन एक आत्म सचेत मजबूत स्त्री के रूप, मजबूत युवती के रूप में हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि इसका विवाह जहां होगा वहां हम अपने कूटनीतिक संबंध बनाएंगे। इसलिए मीरा पगली या प्रेम दीवानी नहीं है, वो एक आत्म सचेत और स्वावलंबी स्त्री थी। अगर वो पगली और प्रेम दीवानी होती तो महाराणा सांगा अपने सबसे बड़े बेटे के साथ उसका विवाह कभी नहीं कर। ये बात खूब अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये ठीक है, अच्छा लगता है, कभी कभी हम बाद में धीरे धीरे इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं विवाह के। ठीक है, आप ये बात जानते हैं, मीरा के जीवन में एक के बाद एक घटनाएं होती। आप मीरा को जानते हैं, उससे ये अलग किस्म की मीरा है थोड़ी। मीरा का विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज का किसी युद्ध अभियान में निधन हो गया। अब ये जानकारी नहीं है कि उसका निधन कैसे हुआ, लेकिन राणा सांगा ने सबसे अधिक लड़ाइयां लड़ी, तो किसी न किसी युद्ध अभियान में, हर युद्ध अभियान में बेटे भी शामिल होते थे, किसी न किसी युद्ध अभियान में मारा गया होगा। विधवाएं रनिवास में बहुत सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत। मीरा सती नहीं हुई। सती होने की प्रथा है राजस्थान में। कुछ बातें ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें मीरा से जुड़ी हुई। सती न होशियां, मीरा ने तय किया वो सती नहीं होगी।
सती किस किस को नहीं सती होना एक, यदि आपके पति का किसी युद्ध अभियान में निधन हो गया है तो जो उसकी विवाहिता स्त्रियां हैं वो उसके साथ चिता में जल जाती। अब ये एक प्रथा थी, तो मीरा भी सती नहीं हुई। देखिए, सती होना स्वैच्छिक भी था और कहीं कहीं जबरन भी था, दोनों बातें। भारत में सती प्रथा सबसे अधिक व्यापक रूप में और भयावह रूप में बंगाल में। अंग्रेज सबसे पहले वहीं आए और उन्होंने ये मॉडल पूरे देश पर मान लिया। जैसे सती प्रथा स्वैच्छिक थी, इसका एक प्रमाण तो ये भी है कि मीरा सती नहीं हुई। सांगा के जो बड़े भाई थे पृथ्वीराज, उनकी सभी स्त्रियां सती। कभी कभी सतियां सब होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। एक, यदि गर्भवती है स्त्री तो सती नहीं किया जाता, और यदि इच्छा नहीं है तब भी आमतौर पर नहीं किया जाता था। अब ये इसको आप सरलीकरण भी नहीं कहें। कभी कभी पारिवारिक जो कूटनीति और राजनीति होती थी उसके तहत दबाव भी बनाया जाता था कि सती हो जाए तो उत्तराधिकार का संकट खत्म हो जाए। ये आम बात थी, लेकिन मीरा सती नहीं। मीरा के बाद उसका देवर, दो होते हैं हमारे इधर, ये बड़ा भाई है तो जेठ, छोटा भाई है तो देवर। मीरा के दोनों देवर हैं भोजराज से जो छोटे थे, एक है उदय सिंह और एक विक्रमादित्य। और मैंने कहा कि ये दोनों राणा सांगा की चहेती प्रिय रानी करमेती के पुत्र। करमेती बहुत प्रभावशाली, राणा सांगा की प्रीति पात्र भी थी। ठीक शब्द इसको क्या कहें, जिसको सबसे अधिक चाहते हैं। वो चाहती थी कि ये दोनों बेटों में से कोई एक सत्तारूढ़ हो, लेकिन उनसे बड़ा जो राठौड़ रानी का एक बेटा रत्न सिंह भी था, तो सबसे बड़ा था, तो सबसे पहले रत्न सिंह सत्तारूढ़ हो गया राणा सांगा के निधन के बाद, जो मीरा के ससुर है। मीरा की कविता में बार बार ये जो राणा संबोधन आता है, बहुत बार आता है, ये राणा उसका पति नहीं, ये ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पति इसलिए नहीं है क्योंकि मीरा का पति कभी सत्तारूढ़ नहीं। सत्तारूढ़ हुए रत्न सिंह, विक्रमादित्य और उसके बाद उदय सिंह। मीरा के जीवन काल में 3 लोग सत्तारूढ़ हुए, 2 लोग सत्तारूढ़ हुए तब मीरा, एक सत्तारूढ़ हुआ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में इतिहासकारों की राय अच्छी नहीं। का देवर बहुत विचित्र तरह का आदमी था। देखिए, उत्तराधिकार में शासन योग्य आदमी को हमेशा मिले ये संभव नहीं होता, इसीलिए मीरा ने लिखा मूर्ख जन सिंहासन राज, मूर्ख आदमी सिंहासन पर बैठा हुआ। विक्रमादित्य बहुत छिछोर किस्म का, जिसको क्या कहना चाहिए सरल भाषा में, लफंगा किस्म का। इतिहासकार भी उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। उसने सबको नाराज कर दिया। एक तो उसको कुश्ती देखने का बड़ा शौक था, ये मुगल इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र किया, इसलिए उसने बहुत सारे पहलवान रख लिए। मीरा उस समय मेवाड़ में है, ये बात ध्यान में रखिए। जो मीरा बार बार राणा के लिए, उसके मन में जो जहर है, जो नाराजगी है, वो विक्रमादित्य के, उससे बड़ा रत्न सिंह, वो जोधपुर वालों का भांजा है। ये बहन का लड़का, मतलब उसका ननियाल जोधपुर में। और रानियां अब भी हमारे यहाँ, मतलब ये कि पत्नी को अपना पियर अच्छा लगता है, वो पियर की सुख दुख का भी ध्यान रखती है। रानी का विवाह मेवाड़ में हो गया, लेकिन सुख दुख की चिंता अपने पियर की है। मैंने मालदेव का नाम लिया, इस समय मालदेव वहाँ सत्तारूढ़ है। उनकी इच्छा मेवाड़ पर वर्चस्व कायम करने की है। मीरा वही है। मीरा मेड़ता से संबंध है, मेड़ता वालों के, जोधपुर वालों के साथ संबंध खराब। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मामला। रत्न सिंह की माँ चाहती थी कि रत्न सिंह सत्तारूढ़ हो और उसमें उसे अपने पियर का समर्थन, मारवाड़ का समर्थन प्राप्त। उसने सांगा के जीवित रहते ही षड्यंत्र कर दिया कि ये तो क्षत विक्षित हो गया। महाराणा सांगा अपने सिंहासन से उतरे, नीचे बैठ गए। सिंहासन तो क्या होते थे, थोड़ा ऊंचा होता था, और क्या, उतरे और नीचे बैठ गए कि ये लो, अब आप जिसको बिठाना बिठा दो। तो फिर उनके जो समर्थक सामंत थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आप ही विराजो, वापस आप ही बैठो। फिर वापस बिठा। रत्न सिंह की हत्या की सूरजमल करमेती का भाई है, और विक्रमादित्य और उदय सिंह करमेती के बेटे। देखिए, मीरा का समय, मीरा का जीवन घटना संकुल, एक के बाद एक घटनाएं। मीरा की कविता में कभी कभी आपको जो दुख दिखाई पड़ता है, जो पीड़ा दिखाई पड़ती है, वो इस कारण भी है।